कि बौद्ध धर्म के पतन कैसे हुआ। तो बौद्ध धर्म के पतन का जो था वो निम्नलिखित कारण था, जो इस प्रकार है। बौद्ध धर्म में बढ़ते भ्रष्टाचार। बौद्ध धर्म में इतने ज्यादा भ्रष्टाचार हो गए थे कि जो गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे, जो गौतम बुद्ध के आचार विचार थे, उनके विचारों में शिथिलता आना शुरू हो गया था। क्योंकि जब इनके मठों में सुख सुविधाएं प्रदान जो कराए जा रहे थे भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को, तो वो लोग अपने विषय वस्तुओं में लिप्त हो गए थे, अपने आप को ज्यादा समय दे रहे थे जो बौद्ध धर्म को प्रचार करना या बौद्ध धर्म की जो भी उपदेश थे उसको ना अपना करके अपने खुद के कामों में व्यस्त हो गए थे ज्यादा। तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैल रहा था। दूसरा कारण है तांत्रिक व्यवस्था में उत्पत्ति। बौद्ध धर्म में तांत्रिक व्यवस्था की भी उत्पत्ति हो गई थी, जिसमें जादू टोना, तांत्रिक व्यवस्था का मतलब होता है जादू टोना करना। जादू टोना में ज्यादा ये लोग विश्वास करने लगे थे, जादू टोना करने लगे थे। इससे भी लोगों को नाराजगी व्यक्त हुई, लोगों को इनसे भरोसा उठने लगा ये सब क्या हो रहा है। ये भी एक पतन का कारण बना। तीसरा कारण है कि बौद्ध धर्म को विभाजन। बौद्ध धर्म जब कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संहिता हुई थी, तो ये बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। इसकी शक्तियां भी दो भागों में बटने के बाद हीनयान और महायान, तो इसमें इसकी शक्तियां भी बट गई। तो जो इससे भी बहुत ज्यादा इसको प्रभाव पड़ा। विभाजन होने के बाद हीनयान और महायान में था मूर्तियों को पूजन करना, और कुछ लोग मानते थे कि मूर्तियों का पूजन नहीं करना था, और इसमें ये भी एक पतन का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और चौथा कारण है कि राजकीय सहायता इन्हें प्रदान नहीं मिला। राजकीय सहायता उतना नहीं मिला, क्योंकि कनिष्क की मृत्यु के बाद इनको उतना ज्यादा राजकीय सहायता नहीं मिल पाया। क्योंकि कनिष्क के बाद अगर देखा जाए तो गुप्त वंश का शासन आ गया था, क्योंकि गुप्त वंश ने हिंदू धर्म पर ज्यादा जोर दिया, हिंदू धर्म को ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। ये भी इनका एक बहुत बड़ा पतन होने का कारण था। और फिर अगर हम देखें बात करें पांचवा कारण का, तो पांचवा कारण है हमारा हिंदू धर्म में सुधार। जब इनकी असफलताएं हो रही थी, इनकी जब जितने भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे थे, तांत्रिक व्यवस्था पे इनकी जो हो रहे थे, इनको असफलताओं को अच्छी तरह से जब हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण थे वो अपने हिंदू धर्म में बहुत सारे सुधार किए। जब हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिए थे, उन्होंने भी अब सोचा कि नहीं, अब हिंदू धर्म ठीक है, तो हिंदू धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था, हिंदू धर्म की ओर आए। और अगर छठा कारण की बात करें तो छठा कारण हुनों का आक्रमण। हुनों ने आक्रमण किया। जब बौद्ध धर्म के मंदिरों पर आक्रमण किया तो मंदिरों को तोड़ दिया गया, तोड़ करके खंडहर बना दिया गया, और ये भी एक बौद्ध धर्म का पतन का कारण माना जाता है। तो ये छह जो टॉपिक था, 6 पॉइंट था, बौद्ध धर्म का पतन का कारण था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मुगल कालीन भू राजस्व के बारे में बताएं कि भू राजस्व क्या थे। तो मुगल कालीन भू राजस्व में पहले देखा जाए तो मुगल काल में तो बहुत सारी आमदनी का स्रोत था, लेकिन जो आमदनी का मुख्य स्रोत था जो इन्हें भू राजस्व से प्राप्त होती थी, लगान से प्राप्त होती थी। इन्हें लगान को कलेक्ट करने के लिए, लगान को सब एकत्रित करने के लिए बहुत सारे सैनिक पदाधिकारी को नियुक्त करते थे, जो कि इन जाकर के हर एक क्षेत्र में जाकर के वहां से कलेक्ट किया जाता था इनके सैनिकों द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा। उसके बाद इस जो राजस्व विभाग के जो प्रधान होते थे वो दीवान और दीवान इलामा, ये जो दो थे ना, वो प्रधान राजस्व विभाग का प्रधान होते थे। इन्हीं के द्वारा सब नियंत्रित किया जाता था इस राजस्व विभाग। और भूमि स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो भूमि को बहुत सारे में ठीक किया गया, बांटा गया है। जैसे खालसा था, जमींदारी थी, जागीर थी, सोयरगल था, ये सब में बांटा गया था। अगर वहीं देखा जाए कि आईन अकबरी के अनुसार, आईन अकबरी के हिसाब से जमीनों को 4 भागों में बांटा गया था। जो पहला था पोलस में ये था कि इसमें एक कृषि होती थी, एक खेती होती थी, और उसके बाद तुरंत दूसरा खेती उस पर किया जाता, तो उस भूमि पर दूसरा खेती किया जाता था। वहीं बात करें तो दूसरा जो था वो था परौती में था कि एक फसल जब कट गया तो कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया जाता था, क्योंकि उसमें उर्वरक शक्ति बढ़े, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता था। और फिर तीसरा जो भूमि था वो था चर्चर, जो इसमें था कि जो 3 साल 4 साल से भूमि जो परती है, जिस पे कोई भी कृषि नहीं किया गया है, उसको चर्चर कहा जाता था। और था चौथा था कि बंजर भूमि उसको कहा जाता था जो बहुत 5 साल 6 साल से ऐसे ही खाली पड़ा हो, उस पर कोई भी किसी तरह का खेती नहीं किया गया हो, उसको बंजर कहा जाता था। अगर इन सभी में से परौती और जो
भोजल था उसको सबसे बहुत मतलब उत्तम कोटि के श्रेणी में रखा गया था, क्योंकि यहाँ ऐसा था कि जितना लगान वसूला जाता उत्पादन के आधार पर लगान किया जाता था, जितना उत्पादन होगा उसी आधार पे लगान पे एकत्रित किया जाता था मुगल कालीन में। तो ये दो भूमि जो थी, दो भूमि में ज्यादा कृषि होती थी, तो इस हिसाब से मुगल कालीन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इतना ही, थैंक यू। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अमन कुमार है और आप सभी का सन ज्ञान आर्ट्स क्लास के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग यहाँ पर प्रीवियस यानी कि जो पिछले साल पूछे गए हैं उनका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। उससे पहले 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। कि हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, कि हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत तुम्हारी है, ये जीत तुम्हारी है, बस अपने सपनों की अपनी निगाहों में रखो। उत्तरीय प्रश्न का चर्चा किया है, उसी में से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था 38 का यानी कि 38 का। भारत के विभाजन के उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। आखिरकार जो 14-15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ उसका क्या क्या कारण था। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के विभाजन का कारण कोई एक नहीं था, बल्कि इसके अनेकों कारण थे। माउंटबेटन योजना के तहत सत्ता के स्थानांतरण की जो तिथि है वो 14-15 अगस्त 1947 को नियत की गई थी, यानी कि तय कर लिया गया था कि आगामी वर्ष 14-15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। और ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के तहत 14-15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर भी दिया गया और नया देश पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अगर इसके कारण की बात करते हैं कि विभाजन की, तो निम्नलिखित कारण था। इसका पहला जो प्रमुख कारण था वो था ब्रिटिश कूटनीति। ब्रिटिशर्स जो था भारत जैसे शक्तिशाली उपनिवेश को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाती थी। भारत से उन्हें सस्ते दर पर कच्चे माल मिल जाते थे और तैयार माल के लिए बाजार भी उपलब्ध होते थे। तो भारत को वो कभी भी अपने हाथों से निकलना नहीं देना चाहता था। इसलिए भारत पर अपनी सत्ता को कायम करने के लिए उन्होंने लोगों में मतभेद पैदा करना शुरू कर दिया। भारत के जितने भी विभिन्न प्रकार की जातियां, धर्म हैं, उनके बीच फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। इसके लिए उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत, क्रिप्स मिशन और रॉलेट एक्ट जैसे घटिया कानूनों का भी प्रयोग किया, जो भारत के विभाजन का एक प्रमुख कारण बना। दूसरा, अगर इसके कारण की बात करते हैं तो वो है सांप्रदायिक दंगे। देखा गया कि जब देश में सांप्रदायिकता तेजी से बढ़ने लगी तो भारत में हिंदू और मुस्लिम कट्टरपंथियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। इससे देश के जो प्रमुख जो इलाके थे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे जो थे वो चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इससे जो माहौल था पूरा देश का वो गर्म हो चुका था। तो इन्हें शांत करने का एक ही कारण था भारत का विभाजन करना। ये भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया था। अगर तीसरे कारण की बात करते हैं तो वो हमारा है मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक दृष्टिकोण, यानी कि मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विसूत्री सिद्धांत की मांग की। द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत में उन्होंने कहा कि भारत एक कौमों का देश नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है, यानी कि मुस्लिम और हिंदू का। तो उन्होंने अपने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। तो ये भी भारत का एक विभाजन का एक प्रमुख कारण बना। अगर चौथे कारण की इसकी बात करते हैं तो ये था कांग्रेस को भारत को शक्तिशाली बनाने की इच्छा। कांग्रेस शुरू से ही चाहता था कि भारत सर्वशक्तिशाली बने, और आपको पता है कि कांग्रेस में ज्यादातर हिंदुत्व थे, हिंदुओं की संख्या अधिक थी। और 1921 में कांग्रेस से मुस्लिम लीग अलग हो गया था, जिससे मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए, और जो कांग्रेस था वो हिंदुओं का एक संगठन बन चुका था। तो कांग्रेस चाहता था कि मुसलमानों को भगा कर देश से एक सर्वशक्तिशाली हिंदू राष्ट्र का निर्माण करे। ये भी चौथा कारण था। अगर इसके 5वां कारण की बात करते हैं तो वो था माउंटबेटन योजना। जब भारत में लॉर्ड माउंटबेटन प्रवेश किए तब उन्होंने देखा कि यहाँ की स्थिति काफी गंभीर है
भारत की स्थिति को सुधारने के लिए विभाजन ही करना इसका सबसे प्रमुख हल है। अगर वो भारत में इन सभी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, लोगों की सांप्रदायिक दंगे को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भारत का विभाजन करना अति आवश्यक है। तो उन्होंने 14-15 अगस्त 1947 को अपनी घोषणा कर दी और उसी दिन भारत का विभाजन हो गया। और यह भारत का विभाजन का अगर बात करते हैं तो विभाजन के साथ जैसा कि एक तो हमारा देश आजाद भी हुआ और दूसरा देश पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो विभाजन था भारत का, ये भारत की सीमा का नहीं बल्कि भारतवासियों का दिलों का विभाजन था। इस विभाजन में अनेकों लोगों की जाने गई, हजारों महिलाओं ने अपने सुहाग को खो दिया, हजारों बच्चियों ने अपने पिता को खोया, हजारों बहन ने अपने भाई को खोया। लेकिन इस विभाजन के साथ जो ये सांप्रदायिक दंगे थे कुछ हद तक समाप्त हो गए। और अगर आज देखा जाए वर्तमान समय में तो पाकिस्तान अपना एक अलग देश बना हुआ है। जो पाकिस्तान कल के दिन में भारत का ही हिस्सा था, आज वो हमारा हिस्सा ना होते हुए भी वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। धन्यवाद। एक अकबर की उपलब्धि और जो सेकंड प्रश्न है वो देखिए, जब हम उपलब्धि की बात किया जाए तो उपलब्धि क्या है? उपलब्धि हम किसको कहेंगे? देखिए, हमारे समाज में जो है, परिवार में कोई व्यक्ति जब व्यक्ति जन्म लेता है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, तो जब वो जन्म लेता है तो उसको कंधे पर वही दिन से जो दायित्व है वो सौंप दिया जाता है। अगर दायित्व नहीं सौंपा जाता तो लोग मूल्यांकन नहीं करते कि ये बेटी है या बेटा। लोग पूछते क्या कि ये बेटी है या बेटा, इसको मतलब उसको मूल्यांकन कर रहे हैं, समझे? तो जब कोई भी जब उस घर में जन्म लेता है तो एक समाज का व्यक्ति अंश होता है, उस समुदाय का, उस परिवार का अंश होता है, उस खानदान का, और एक राज्य का, एक देश का, यानी कि इतनी सारी चीजों का उसका दायित्व रहता है उसके ऊपर। तो एक उपलब्धि हम क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक पिता है, उसके बाल बच्चे हैं, ठीक है, अब वो बाल बच्चे को पढ़ाकर एक अच्छे पोस्ट पर क्या है सेटल कर दिए। तो जब एक अच्छे पोस्ट में सेटल किए तो उनके लिए क्या है, एक बड़ी उपलब्धि है, वो उनके लिए उपलब्धि हो गई, क्योंकि उनको जो करना था, आजकल क्या केवल जन्म देना ही काम नहीं है, पिता को अपने बच्चों को एक सही मार्ग दिखाकर एक अच्छे पोस्ट पर सेटल करना ही क्या है, उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगा। तो आज हम देखेंगे कि अकबर की उपलब्धि ये हमको देखना है। पहले हम इसकी व्यक्तित्व की बात करेंगे, पर्सनालिटी की, उसके बाद इसका संघर्ष कहाँ से शुरू होता है फिर देखेंगे। तो जब फिर संघर्ष के बाद इन्होंने क्या क्या फिर काम किया, जैसे कोई व्यक्ति जब तैयारी करता है तो पहले तैयारी करता है, फिर मान जाए कि वो डीएम बन गया, ठीक है, फिर डीएम बनने के बाद उस पद पर जब जाएगा और जिस एरिया को कलेक्टर जो भी बनेगा तो उसको उस सारे एरिया को सुधारना होगा, तो कार्य करेगा ना उस क्षेत्र में। तो यही बात है। जब अकबर की बात किया जाए तो जो अकबर था वो उसको मुगल डायनेस्टी का एक महानतम शासक माना जाता है। उसने एक एम्पायर खड़ा किया था, इसको कहते हैं अखिल भारतीय साम्राज्य। उसने न सिर्फ अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया बल्कि उसे एक दृढ़ता एवं समृद्धि भी प्रदान की। ये जो अकबर था ना, वो बहुत कम उम्र में ही शासक बना था, ठीक है। तो अकबर की ऐसे तुलना कहा जाता है हुमायूं से कि हुमायूं के समान भी अकबर की स्थिति निरापद नहीं थी, यानी कि कम नहीं थी। क्यों? लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो अकबर की और हुमायूं की तुलना किया जाए तो जो अकबर था उसमें पैसेंस की क्षमता बहुत ज्यादा था। वो कोई भी कार्य करता था तो धैर्य पूरा करता था, चाहे कोई शासक हो चाहे आम जन चाहे आप लोग हो, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक व्यक्ति का नाम है, विद्वान है, वो एक जर्मन नाटककार है, सुपराउटस कहते हैं। उन्होंने कहा था कि पेशेंस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरी ट्रबल। जो धैर्य है वो हर मुसीबतों का सर्वश्रेष्ठतम उपचार है, उन्होंने कहा था। सही सी बात है कि हम लोग भी अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे और पेशेंस नहीं रखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगी। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो अकबर के पास धैर्य की जो क्षमता था वो बहुत ज्यादा था, वो कोई भी काम को धैर्य पूर्वक करता था, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिकूल परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त की, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका, ये क्या हम बताएं, ये इसका व्यक्तित्व है कि क्या कैसा था और कैसा नहीं, तो बता दिए। आखिर इसका संघर्ष कहाँ शुरू हुआ?
तो उसका जो संघर्ष शुरू हुआ वह था अफगान शासक आदिल शाह, उसके मंत्री के नाम है हेमू। तो उसका हेमू से संघर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, उन्होंने जब पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ तो उन्होंने हेमू को परास्त कर भारत में एक विशाल मुगल वंश की स्थापना किया था। तब कैसे भाई इसको हरा दिया, हेमू को हरा दिया कैसे? उसके पास क्या वेपन्स नहीं थे, हथियार नहीं थे, उसके पास क्या सैन्य शक्ति नहीं था। सैन्य श्रृंखला की सैन्य अभियान की लंबी श्रृंखला होने के बावजूद भी उसे परास्त कर जो अफगान शक्ति था उसको कमजोर कर दिया और जो शक्ति को कमजोर कर दिया और जो राजपूत राज थे उसको अपने अधीन में कर दक्षिण राज्यों पर विजय प्राप्त की। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कंदहार हो गए, कश्मीर, काबुल, बलूचिस्तान, इन सारे क्षेत्रों को अपने अधीन ले लिया। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी सीमा का जो विस्तार है वो हिंदू कुश पर्वत तक किया। तो अब हिंदू कुश पर्वत तक अपने समाज का विस्तार किया तो उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब वो क्या करेगा? तो कार्य करेगा। जैसे एक व्यक्ति तो डीएम बन गया लेकिन वो क्षेत्र में गया तो उसको कार्य करना है, उसी वजह से कार्य करना। तो कार्य क्या करेगा? तो यह कार्य करता है कि इन्होंने जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसको एकदम एक नए सिरे से गठन किया और इन्होंने जजिया कर को वापस ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि फतेहपुर सीकरी में इन्होंने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ठीक है, इन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था और 1579 में महजर की घोषणा प्राप्त कर इन्होंने इमाम की स्थिति प्राप्त की थी। और 3 साल बाद यानी कि 1582 में इन्होंने महजर की घोषणा प्राप्त करने के बाद में 1582 में तौहीद ए इलाही अथवा दीन ए इलाही की गठन की स्थापना की थी। तो इनकी इन सारी उपलब्धियों के वजह से इन्हें नेशनल मोनार्क भी कहा जाता है। नेशनल मोनार्क का दर्जा प्रदान किया गया था। इन्होंने इस जगह जो कार्य किया ना, तो इन्हीं उपलब्धियों की वजह से इन्हें नेशनल मोनार्क की भी दर्जा प्रदान की गई। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अस्थायी बंदोबस्त पर एक लागू निबंध। देखिए अगला जो प्रश्न है वो अस्थायी बंदोबस्त। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा से लिखा है। अस्थायी बंदोबस्त पर एक लघु निबंध लिखिए। और लघु क्यों बोला उसको पता है? इसमें बच्चों को क्या पढ़ना है? लघु मतलब उसका ऐसा लोग निबंध लिखते हैं हिंदी में, उसका बैकग्राउंड पहले भूमिका लिखते हैं। तो क्या इसमें भूमिका लिखेंगे? नहीं, इसमें परिचय लिखेंगे हम लोग। उसके बाद उसको क्या प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को लिखेंगे। तो लघु निबंध क्यों लिखा? उसको पता है कि इस बुक में क्यों क्या दिया हुआ है? उसका थोड़ा सा परिचय दिया होगा और गुण दोष दिया है, इसलिए उन्हें क्या लघु निबंध बोल दिया। बहुत अच्छा है। देखिए जब हम बात करें स्थायी बंदोबस्त की, इसको परमानेंट सेटलमेंट लॉ बोलते हैं। इसको इस्तेमाली व्यवस्था भी बोलते हैं, मालगुजारी व्यवस्था भी बोलते हैं। ये सब अन्य नामों से क्या है इन्हें जानता है। आखिर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के पहले कौन सी व्यवस्था थी? तो वो थी ठेकेदारी व्यवस्था। तो ठेकेदारी व्यवस्था में देखा गया कि जो कर्ज वसूलने का जो दायित्व था वो रिस्पांसिबिलिटी ठेकेदार के पास होता था। लेकिन ठेकेदार क्या करता था? वो किसानों से कर वसूल करके वो अपने पास ज्यादा और कंपनी को कम देता था। उसमें ये थी, कंपनी को पैसा कम देता था लेकिन अपने पास ज्यादा रखता था। लेकिन देखा गया कि जब किसानों से ज्यादा कर की डिमांड करने लगी तो एक काम ऐसा है कि उसका जो उत्पादन क्षमता है, जो प्रोडक्शन लेवल है वो कम गया। तो कहते हैं कि समय आएगा तो तुम्हारा भी स्थिति खराब हो जाएगी। तो आज तुम ठीक है, तुम जितना फिक्स किए हो कंपनी को कि हम आपको इतना देंगे, तो आज तो तुम उससे ज्यादा लेकर कम देते रहे हो। आज तुम अपना बेनिफिट कर रहे हो सकता है उसका उत्पादन क्षमता घटेगा तो तुम ही लॉस में जाओगे। तो ये भी क्या हुआ कि जब उसका उत्पादन क्षमता किसानों को घटा तो क्या हुआ कि जब फिर जैसे उसको उत्पादन क्षमता घटा तो उसको भी लॉस सहने पड़ा, तो कंपनी को नहीं दे पाया। तो कंपनी तो उसको पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था कि आपको यहाँ से इतना देना है, आप जहां से दीजिए। तो इसमें एक पॉइंट खास है कि इसमें जो ठेकेदार उसको ज्यादा लाभ हो रहा था। तो इस प्रकार जो किसान थे वो गरीब हो गए। ये जो व्यवस्था था वो क्या हुई? खत्म हो गई। इसके बाद इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक नई व्यवस्था लाई गई जिसको हम लोग अस्थायी बंदोबस्त घोषणा करते हैं। आखिर अस्थायी बंदोबस्त में किसको भाई रिस्पांसिबिलिटी है? उसमें तो बताया आपको कि ठेकेदार की रहती है, लेकिन इसमें क्या है? तो कंपनी जो है वो किसानों से कर वसूलने के लिए
एक ऐसी बिचौलियों को नियुक्त किया जिसे हम लोग जमींदार कहते हैं, जिसे जमींदार कहा जाता है, वो बिचौलिया है, दलाल। तो बिचौलिया कहा गया। तो वहां पर देखा गया दोनों बीच पहले समझौता हुआ, सहमति हुआ कि आप हमको किसान से लीजिए, कर लीजिएगा और हमको इतना पैसा दे दीजिएगा, बाकी आप रखिए और ना रखिए वो हमको मतलब नहीं है। हमको एक मतलब कांस्टेंट राशि जो है फिक्स कर दिया गया कि हमारे आप कोर्स में इतना डिपॉजिट करना है आपको, मतलब किसानों से कर वसूल करके। तो देखा गया कि जब वो उसको एक हाथ सौंप दिया गया, ठीक है, तो जो अस्थायी या देखिए ये जो बताया ना ठेकेदारी व्यवस्था, वो वारन हेस्टिंग के समय में आया था, लेकिन ये जो है ना वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, किसको, परमानेंट सेटलमेंट को, ठीक है। तो ये जो अस्थायी जो बंदोबस्त व्यवस्था है ना, इसने किसान से कर कौन वसूलता था, जमींदार वसूलता था, ठीक है। तो ये सब सहमति हो गई और जमींदार भी राजी हो गए कि ठीक है हम कर वसूल के आपको देंगे। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने, जमींदार ने कुछ समय तक सही से लिया कर, किसान से सही से लिया, इन्होंने ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया। लेकिन कुछ देरी ये भी आते आते जमींदार का भी मन क्या हुआ, बढ़ गया, और जैसे इसका मन बढ़ा तो भी क्या है, किसान से ज्यादा करके डिमांड करने लगे। तो करने लगे तो ये भी क्या है, कंपनी को ये भी फिक्स राशि दिया और ये भी अपना बचत करने लगा। लेकिन इसमें भी ये कोई स्थिति आ गई, एक ऐसा स्थिति आया, और याद रखिए ये जो परमानेंट सेटलमेंट है वो 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था, और 1790 और 90 ईस्वी में ये 10 वर्ष के लिए व्यवस्था की गई थी। और इसमें जो जमींदार था वो किसानों से कर वसूल करके 1/11 भाग अपने पास रखता था और 10/11 भाग कंपनी को देता था। तो जब उससे कर वसूला और इस कंपनी को दिया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये जो किसान थे उनके भी जो उत्पादन क्षमता था वो क्या हो गया, घट गया। तो घट गया तो इसको स्थिति जर्जर हो गई भाई। तो ये भी अब सोचा कि अब हम मेरा भी घाटा हो गया। तो ये तो पहले हम बताते हैं कि कब लागू से हुआ था, इसको परिचय बताते हैं, इसी ऊपर गुण और दोष की बात कर लेते हैं, क्या इसका मेरिट और क्या डिमेरिट है। तो गुण की बात किया तो हमने देखा यहाँ पर कि जहाँ एक तरफ कंपनी और जो जमींदार की फायदा हो रही थी, तो वही किसान और जो उनकी जो खेती होती उसमें क्या घाटा हुई थी, किसान को काफी नुकसान सहना पड़ा। तो इसमें यही हुआ कि फिर धीरे धीरे देखा गया, गुण की बात कर रहे हैं, तो फिर किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी, आंतरिक आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया। तो जैसे ही सुधार आया तो जो किसान थे वो अपने खेती को क्या हो गए, लौटने लगे, उनकी जो उत्पादन क्षमता भी बढ़ने लगा, उस मतलब सब सपोर्ट किया था जमींदार, तो भी उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ने लगा, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, यानी कि आर्थिक रूप से जब वो संपन्न हो गया तो वहां पर शिक्षा एवं साहित्य का भी विकास में इसको प्रमोट किया गया, इसको बढ़ावा दिया गया, शिक्षा एवं साहित्य का विकास किया गया, ठीक है। वही भी देखा गया तो यहाँ पर लगा फिर, तो जब इसको शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, फिर दूसरी बात है कि ये जो आरंभिक समय में कंपनी को काफी फायदा हुआ, क्योंकि वो क्या किया, उसका टेंशन नहीं ना है, वो जमींदार को फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर उसको क्या हुआ कि उसको जो निश्चित राशि प्राप्त होती थी, उसको बजट तैयार करने बहुत आसान हो था, उसको पता है कि इतना हमको आता है। आपको सबसे बेहतर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक ऑटो चालक को देखे होंगे, हम जहाँ पर रहते हैं एक ऑटो चलाते हैं अंकल, तो वहां को क्या चीज करते हैं, वो स्कूल धरे हुए हैं, स्कूल बच्चों को छोड़ने जाते हैं, कहते तो उनको वहां से 15,000 रुपया का प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रोड पर 1-2 बार फेरा मार लेते हैं, 100-200 निकलेगा, सब जगह निकलेगा ना, लेकिन वो उनको नहीं है, कोई जरूरी नहीं को प्राप्त होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनको जो बजट किससे बनेगा, वो 15,000 से बनेगा। उससे वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, अपना घर की जो दाल चावल उसको भी चलाएंगे, तो उनकी बजट तैयार वो 15,000 से होगी, वो 200 से 300 रुपए से नहीं। कोई जरूरी भी है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 10 को टेम्पो को उठा लिया, पैसेंजर को उसको मिलने किया, इससे उसका जो बजट तैयार होगा वो 15,000 रुपए से होगा। तो वो फिक्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट राशि है कि हम यहाँ से कमाए चाहे ना, वहां से हमको 15,000 आना ही है। जस्ट लाइक इसमें भी वैसे है, इसको लगा कि हम जमींदार से इतना राशि कहें कि हमारे कोर्स में डिपॉजिट करना है, तो हमारा बजट इससे कंपनी का बजट तैयार हुआ, बाकी वो आउटकम भी कमाता था, यानी एक्स्ट्रा कमाता था। तो ये इसका क्या हो गया, लाभ हो गया। तो इसको हानि की बात किया जाए तो देखिए हानि यही हुआ कि कंपनी को काफी घाटा भी सहना पड़ा। घाटा क्यों सहना पड़ा, क्योंकि जब ये 1793 ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट का लागू किया तो ये जमीन की जो है उसको सर्वेक्षण नहीं किया था। आखिर उसको गुणवत्ता को जांच करना चाहिए ना कि कैसा भूमि है, कितना इसका उपज होगा, वो जांच नहीं किया, इसी लागू पर अनुमान के आधार पर जो है एक फिक्स राशि को अति करके कितना आपको देना होगा। लेकिन ठीक है, तो इससे जमींदार को फायदा किया, लेकिन किसान क्या हो गए, बेहोश हो गए, किसान गरीब हो गए।